आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। तमिलनाडु के मदुरई कोर्ट ने विवादित यूट्यूबर मनीष कश्यप को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में बिहार के लोगों की पिटाई से जुड़ा भ्रामक खबर और एक वीडियो फैलाने का आरोप है। विक्ट्री का साइन दिखाता ये है विवादित यूट्यूबर मनीष कश्यप। तस्वीरें मदुरई कोर्ट परिसर की हैं। मनीष कश्यप को पुलिस ने मदुरई कोर्ट में पेश किया था, जहां हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने मनीष को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में मदुरई जेल भेज दिया। यानी कि मनीष कश्यप को मदुरई कोर्ट से राहत नहीं मिली, उसे कुछ दिन और जेल की सलाखों के पीछे ही गुजारने होंगे। जेल की सलाखों से निकलने के लिए मनीष कश्यप ने देश की सबसे बड़ी अदालत का भी दरवाजा खटखटाया है। मनीष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई कि सभी केस की सुनवाई एक ही जगह की जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग भी की गई है। ऑन बिहाफ ऑफ मनीष कश्यप की तरफ से याचिका फाइल की गई है, जिसमें मनीष कश्यप की जमानत और साथ में बिहार राज्य में जो उन पर ऊपर केस दर्ज हुए, तमिलनाडु में दर्ज हुए और भी पता नहीं कहां दर्ज हुए उनके खिलाफ केस, तो उन सब केसों को क्लब किया जाए, इंटरिम बेल दी जाए और जस्टिस हो। क्योंकि मनीष कश्यप के साथ जिस तरह से राज्य शासन प्रशासन की तरफ से अन्याय हुआ। बता दें कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले का फर्जी वीडियो शेयर करने के मामले में आरोपी मनीष कश्यप तमिलनाडु ले जाया गया था। पिछले सप्ताह तमिलनाडु पुलिस की टीम कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट लेकर उसे अपने साथ ले गई थी। वहां मदुरई कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस की टीम ने उससे पूछताछ की। 3 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद उसे जेल भेज दिया गया था, लेकिन तमिलनाडु की साइबर क्राइम पुलिस ने मनीष की रिमांड बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पुलिस की मांग को खारिज कर दिया और मनीष कश्यप को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो मनीष कश्यप का मदुरई जेल कनेक्शन समझिएगा। मनीष कश्यप तमिलनाडु मामले का आरोपी है और बिहार के श्रमिकों की पिटाई का फर्जी वीडियो फैलाने का भी आरोप है। वीडियो के जरिए श्रमिकों में भय पैदा करने का आरोप है। 2 राज्यों के बीच विवाद की साजिश का आरोप है और यही वजह है कि बिहार और तमिलनाडु दोनों जगहों पर मनीष के खिलाफ केस दर्ज हैं। 29 मार्च को मनीष कश्यप को तमिलनाडु ले जाया गया और कोर्ट ने मनीष कश्यप को पहले जेल भेजा, फिर 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा, फिर उसे मदुरई जेल भेज दिया गया। बुधवार को तमिलनाडु पुलिस ने फिर से रिमांड की मांग की। मदुरई कोर्ट ने पुलिस की रिमांड की अर्जी को ठुकरा दिया और अब एक बार फिर से मनीष कश्यप को मदुरई जेल भेज दिया। यानी कि मनीष कश्यप को भी राहत मिलती नहीं दिख रही। हालांकि मनीष कश्यप ने जमानत के साथ सारे मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की अर्जी दाखिल की, लेकिन अभी कुछ दिन और मनीष कश्यप को जेल में बिताने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, बिहार में सांप्रदायिक हिंसा की बात करते हैं और इसके बाद से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का आरोप है कि 85% को 15% का भय दिखाया जा रहा है। ये सब किया गया। भाजपा की सरकार बनाइए, ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये बिहार है और बिहारी जो है उल्टा जो करेगा उसको सीधा कर देगा। बिहार में सांप्रदायिक हिंसा तो थम गई है, लेकिन सियासी माहौल गर्म है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बुधवार को बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि 85% हिंदुओं को 15% मुसलमानों का भय दिखाया जा रहा है। हम तो बिहार के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि इन भाजपा और आरएसएस के डिजाइन में मत पड़िए। ये लोग 15% का डर दिखा रहे हैं। किस पर? 85% पर। 85% जो हिंदू हैं उनको 15% का भय होगा। कैसी बातें ये लोग कर रहे हैं। असल मुद्दों से ये लोग ध्यान भटका रहे हैं। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से केंद्रीय गृह मंत्री की सासाराम की रैली को रद्द कर दिया गया था।
इसके बाद नवादा की रैली में अमित शाह ने कहा था कि बिहार में सरकार बनेगी तो दंगा करने वालों को उल्टा कर सीधा कर दिया जाएगा, जिस पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। तेजस्वी ने कहा, ये बिहार है, यहाँ उल्टा करने वालों को सीधा कर दिया जाता है। मैं आपको कहता हूं 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारत, उल्टा टांग देना, सीधा कर देना, ये बिहार है। हम तो कहना चाहते हैं कि ये बिहार है और बिहारी जो है उल्टा जो करेगा उसको सीधा कर देगा। जो लोग भी बिहार के ऊपर बुरा नजर डालेंगे, बिहारी उनको उल्टा से सीधा कर देंगे। बिहार में सांप्रदायिक हिंसा के बाद से सियासत गर्म है। सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं, जबकि विपक्ष का कहना है कि यह हिंसा सरकार की नाकामी का नतीजा है। सवाल है कि हिंसा साजिश थी तो सरकार क्या कर रही थी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तेजस्वी के बयान के मायने को समझिए। सांप्रदायिक हिंसा में नीतीश कुमार को साजिश नजर आई, तेजस्वी यादव को भी साजिश नजर आती है। विपक्ष पर जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की बात कही गई और कहा गया बिहार में सांप्रदायिक हिंसा हुई नहीं, कराई गई। जांच के बाद जल्द ही सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। यानी तेजस्वी कहना चाहते हैं कि हिंसा के पीछे साजिश है और फिलहाल स्थिति सामान्य है और जांच रिपोर्ट अभी आई नहीं, और जांच रिपोर्ट जैसे ही आएगी सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। और लेकिन सवाल यह है कि बिना जांच रिपोर्ट के ही इतने सारे आरोपों की बौछार कैसे कर दी गई? तेजस्वी ने बीजेपी का नाम कैसे लिया? 85% हिंदुओं को 15% का भय देने वाला जो बयान है उसे कैसे उन्होंने सामने रखा? चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का समापन हो गया है। सरकार पर विपक्षी बीजेपी की ओर से सवालों की बौछार सदन के अंदर से बाहर तक की गई। जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया, लेकिन सदन में हो हंगामे के बीच जन सरोकार से जुड़े मुद्दे पूरे सत्र से गायब रहे। और जवाब दे नहीं रही है, वो उनकी समस्या है और वो भी ये सदन पूरे बिहार के विधायकों। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र का समापन भी हंगामेदार रहा। आखिरी दिन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा। बिहार शरीफ और सासाराम की हिंसा को लेकर जिम्मेदार सरकार को ठहराया, जिस पर सदन के अंदर से बाहर तक जुबानों के तीर खूब चले। सांप्रदायिक हिंसा को लेकर सदन में हो हंगामे के बीच बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा को स्पीकर के आदेश पर मार्शल से बाहर निकलवाया गया। ये व्यवहार विपक्ष के साथ मार्शल से डॉक्टर का अपहरण हुआ, 33 दिन से ज्यादा हो गया महोदय। उसके सारे परिवार कल आकर के रो रहे थे, न्याय चाहिए। सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही है महोदय? नरसंहार हुआ, सरकार का उस पर भी जवाब नहीं है कि वर्तमान सरकार को अपराधियों भ्रष्टाचारियों का संरक्षण देने का और बचाने का, बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का। हिंदुओं के निर्दोष लोगों को आप जेल में बंद करते हैं और दंगाइयों को बचाते हैं, ये खेल कहीं नहीं चलेगा महोदय। मोर्चा बीजेपी की ओर से नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने खोला, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष खासकर बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई। कहा, सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी के लोग बिहार को बदनाम करने में जुटे हैं। क्या क्या ये लोग सोशल मीडिया पर क्या कर रहा है? अनाप शनाप इसी सब का दुष्प्रचार है। यहाँ पर बिहार में कहीं होता है? और दो लोग हैं, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है, अब वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है, समझ गए ना? मुख्यमंत्री ने बिहार पर निशाना साधा तो बिहार में हुई हिंसा को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सरकार पर तुष्टीकरण को बढ़ावा देने और दंगाइयों को संरक्षण देने का आरोप सदन के बाहर आकर भी लगा डाला। सरकार तुष्टीकरण के कारण दंगाइयों को, आप ही लोग के फुटेज पर चला है कि पत्थर मार रहा है और पुलिस खड़ी है, आप ही लोग ने देखा, बम फूटता है, घायल होता है, कहता है पटाखा है। न्यायिक जांच की मांग करते हैं।
कुल मिलाकर विधानमंडल का बजट सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। आरोप प्रत्यारोपों के बीच वैसे मुद्दे दब गए जो जन सरोकार से जुड़े थे। तू मैमे के बीच सदन से स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे गायब रहे। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र खत्म जरूर हुआ, लेकिन नेताओं के दावों के बीच जनता को यदि कुछ सुनने को मिला तो सिर्फ आश्वासन। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र, आनंद अमृतराज और विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। ये व्यवहार विपक्ष के साथ। तो बजट सत्र के दौरान किन किन मुद्दों पर हंगामा हुआ वो जान लीजिए। विधानसभा में कई मुद्दों पर हंगामा हुआ, बवाल मचा और जनता के सवाल इन्हीं मुद्दों की भेंट चढ़ गए। राहुल की सदस्यता खत्म होने के बाद सियासी पारा चढ़ गया और तमिलनाडु में मजदूरों की पिटाई का मुद्दा भी सभी की जुबान पर छाया रहा। बिजली बिल के इजाफे के बाद विपक्ष की भौवें तन गईं। बेरोजगारी को लेकर सवाल पर सत्ता पक्ष तमतमा गया। हाजीपुर में शहीद पिता की गिरफ्तारी के मामले ने तूल पकड़ लिया। मुजफ्फरपुर में मंत्री पर जमीन विवाद में हत्या का आरोप लगा। मंत्री इजराइल मंसूरी के इस्तीफे की मांग पर विपक्ष अड़ा रहा। बिहटा में तुषार हत्याकांड के बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष का बवाल। वहीं छपरा शराब कांड पर मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हुए। सासाराम और बिहार शरीफ में सांप्रदायिक हिंसा पर सुलगती रही सियासत। हंगामेदार बजट सत्र की वजह जानिए कि नीतीश के महागठबंधन में जाने के बाद सियासत तेज हो गई है और नीतीश पहले वाले सुशासन की ब्रांडिंग करने में लगे हैं। नीतीश कुमार ये साबित करने में जुटे हैं कि महागठबंधन में जाने के बाद भी उनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो वही है जो पहले थी। उनकी नेतृत्व क्षमता में कोई कमी नहीं आई है। करप्शन और क्राइम से समझौता नहीं करते, लेकिन विपक्ष नीतीश सरकार को तार तार करने में जुटा है। विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहा है। लालू फैमिली के खिलाफ सीबीआई और ईडी की कार्रवाई और विपक्ष नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहा है। नीतीश ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया। विपक्ष बेरोजगारी को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। सासाराम और बिहार शरीफ में हिंसा के बाद विपक्ष हमलावर है। नीतीश पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है। सरकार पर नाकामी के आरोप लग रहे हैं। विपक्ष का नीतीश की यूएसपी पर सवाल विपक्ष की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष का बीजेपी पर साजिश का भी आरोप है। आगे बढ़ते बिहार विधानसभा के बजट सत्र का समापन राष्ट्रगीत के बजाय बिहार गीत से कराया गया, जिसके बाद सियासत गर्म हो गई। बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने बजट सत्र के समापन पर नई परंपरा की शुरुआत की। राष्ट्रगीत की बजाय बिहार गीत से बजट सत्र संपन्न हुआ। जिसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई। बीजेपी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने राष्ट्रगीत न गाए जाने को लेकर राष्ट्रगीत का अपमान बताया। अपने बिहार पर गर्व करते हैं, लेकिन अपने राष्ट्र पर भी हमें गर्व है। राष्ट्रगीत जब हम लोग गाने लगे तो अध्यक्ष और ट्रेजरी बेंच से माननीय मुख्यमंत्री सभी उठ के चले गए। राष्ट्रगीत का अपमान करने वाले लोग क्या राष्ट्र के हितैषी हैं? बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा का कहना है कि एक तो राष्ट्रगीत की परंपरा तोड़ी गई, ऊपर से अधूरा बिहार गीत गवाया गया जिसमें मिथिला का कहीं जिक्र नहीं है। बिहार गीत में जब तक मिथिला, मैथिली और जगत जननी जगदम्बा को नहीं शामिल किया जाएगा, तब तक इस बिहार गीत से मैं परहेजी करूं। विधानसभा का सत्र बिहार गीत से संपन्न कराए जाने की नई परंपरा पर बीजेपी के नेताओं की तरफ से उठाए गए सवाल पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने पलटवार किया। अब बिहार के काम से नाराजगी उनकी होगी, बिहार के लोगों से उनको नफरत हो जाएगा,
तो नफरत फैलाने वाले जो लोग हैं वो हमेशा इस तरह के ऐतराज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ बिहार गीत गाया गया, उसका अपमान इन लोगों ने किया है, ये घोर आपत्तिजनक है और ये इन लोगों को माफी मांगना चाहिए बिहार की जनता से कि बिहार की गाथा और गीत से हम प्रेम नहीं करते। ध्यान भटकाने वाला काम है और उनके पास है क्या? अब बिहार गीत में क्या है, हम तो आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि बिहार गीत में ऐसी क्या खामियां हैं जो बतावें कि काहे विरोध कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी का कहना है कि वंदे मातरम वो भी गाते हैं, लेकिन बिहार गीत बन जाने के बाद सत्र का समापन बिहार गीत से कराए जाने में कोई आपत्ति नहीं। दोनों चीज कैसे होता है? जब बिहार गीत को प्राथमिकता दी गई वो उचित बात है, बिहार गीत को प्राथमिकता दी गई वो भारत सरकार की है, भारत सरकार पार्लियामेंट में हो या और जनरल सभाओं में हो अलग बात है, लेकिन बिहार गीत की भी अपना एक महत्ता है ना। बिहार विधानसभा के सत्र का समापन राष्ट्रगीत से संपन्न करने की परंपरा 2020 में शुरू हुई, जब फिर से एनडीए की सरकार बनी और विजय सिन्हा विधानसभा के अध्यक्ष बने। लेकिन महागठबंधन की सरकार बनने के बाद इस निर्णय को पलट दिया गया। शीत सत्र के अंतिम दिन ये फैसला हुआ कि अगले सत्र से सत्र का समापन बिहार गौरव गीत से ही होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रगीत वर्सेस बिहार गीत की सियासत को समझिएगा। बिहार विधानसभा के सत्र का समापन हुआ बिहार गीत के साथ। पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने खड़े होकर बिहार गीत गाया, लेकिन गीत के साथ ही सत्र अनिश्चितकाल स्थगित कर दिया गया। बीजेपी के विधायक राष्ट्रगीत गाने लगे, लेकिन बिना सुने सत्ता पक्ष के विधायक और स्पीकर चलते बने। अब बीजेपी के विधायकों का कहना है कि ये राष्ट्रगीत का अपमान है। राष्ट्रगीत की परंपरा को क्यों बदला गया? सत्ता पक्ष के नेताओं को वंदे मातरम से परहेज क्यों है? दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का आरोप है कि बीजेपी के नेता बेवजह राजनीति कर रहे हैं, राष्ट्रगीत को मुद्दा बनाकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। यहां समझने वाली बात यह है कि 2020 में एनडीए की सरकार बनी थी। विजय सिन्हा विधानसभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने सत्र का समापन राष्ट्रगीत से करने की परंपरा शुरू की, लेकिन महागठबंधन की सरकार बनते ही फैसले को बदल दिया गया, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। सुपर 30 फाउंडर आनंद कुमार को पद्मश्री सम्मान मिला और आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आनंद कुमार को पद्मश्री सम्मान सौंपा है। मिथिला कलाकार सुभद्रा देवी को भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ये तस्वीरें बिहार के गौरव की, जब आनंद, जो कि आनंद कुमार सुपर 30 के सर्वे सर्वा हैं और उनका योगदान कोई भी नहीं भूल सकता। उनके द्वारा पढ़ाए गए जो लड़के हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में सम्मान पा रहे हैं। और मिथिला कलाकार सुभद्रा देवी, जिन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रेजेंटेड बाय